ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआईटी। और जीएसआईटी की आज ये पहली क्लास में आपका स्वागत है। कल हमने बोला था कि मुगल एम्पायर से हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली क्लास को। टॉपिक बहुत अच्छा है और इसमें कोई सोचने विचारने की बात नहीं है कि मेडिवल हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री क्यों नहीं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक ऐसे आएंगे जो आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाले। अगर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश भी करूँगा तब भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। मुगल एम्पायर में मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो हमारे सुने सुनाए होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुगल एम्पायर से क्यों ना शुरुआत की जाए ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूँ। तो मुगलिया सल्तनत से हम प्रारंभ करेंगे और जैसे ही टॉपिक खत्म होता है उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक कितना लंबा जाएगा मैं अभी तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक चीज़ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जब मुगल एम्पायर हमारा ये फिनिश होगा तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो। अभी मैं कुछ चीज़ें अनाउंस करने वाला हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन बोलने वाला हूँ जो शायद उसके आंसर आपको गूगल पर भी नहीं मिलेंगे। अगर यकीन ना हो तो 2 मिनट रुकिए और अभी मैं वो क्वेश्चन सामने लाए दे रहा हूँ जिसके आंसर गूगल के पास भी नहीं है। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो गूगल के पास नहीं है, क्योंकि खुद मैंने सर्च किया है, गूगल पे ट्राई किया है। खैर छोड़ो, मुगल एम्पायर के बारे में हम शुरुआत करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये हमारा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें बहुत रोचक तथ्य आएंगे मुगल एम्पायर के बारे में। आपने इससे पहले पढ़ा होगा मुगल एम्पायर, लेकिन एक बार और पढ़ लीजिएगा और कंपेयर जरूर करके देखिए कि मैंने जो पढ़ाया है, मैंने जो चीज़ें बताई हैं इसमें क्या है और पहले क्या था। ठीक है, एक चीज़ की गारंटी है कि कुछ छूटेगा नहीं, चाहे आप यूपी पुलिस से लेके यूपीएसआई, रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, यूपी लेखपाल का, ठीक है, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, जो भी हो एग्जाम, यूपी पुलिस लेके यूपीएससी प्री तक कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक बार बस कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम मुगल एम्पायर का जब नाम लेंगे तो मुगल एम्पायर में सबसे पहले हमारा जो नाम आता है वो आता है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। ठीक है, पहला नाम हमारा है, शायद दिख रहा होगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका जन्म कब हुआ और कैसे इसने एक मुगल एम्पायर की स्थापना की। ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ बच्चा, इसका जो जन्म था वो 14 फरवरी को हुआ। ठीक है, 14 फरवरी, और जो सन था वो था 1483। 14 फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ। कहाँ? फरगना। ठीक है, फरगना, और ये फरगना कहाँ है? तो ये है काबुल में। अभी आप समझिए, और ऐसा करना है, पेपर लेके बैठना, कुछ चीज़ें अगर मेरी अच्छी लगे, आपको लगे ऐसा कि महत्वपूर्ण है तो आप इन्हें उतार लेना। हाँ, एक चीज़ हो कि जो भी पढ़ाऊंगा इसकी जो पीडीएफ है ना टॉपिक वाइज, वो या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से मिल जाएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है जीएसआईटी विद प्रशांत यादव, उस पर आप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आपको सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो 14 फरवरी 1483 में फरगना में इसका जन्म होता है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसके माता और पिता का नाम क्या था। तो इसके जो पिता थे, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा। अभी बताएंगे ये किस वंश से संबंधित थे, कैसे क्या इनकी हिस्ट्री रही, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। और इसकी माता, माता का नाम थोड़ा इसका अजीब सा है, तो आप याद रख लेना, कुतलू, कुतलू निगार खानूम। ठीक है, पिता थे इसके उमर शेख मिर्जा और माता थी कुतलू निगार खानूम। ये अलग अलग वंश थे, अलग अलग वंश से थे। ठीक है, इसकी जो माता थी वो भी अलग वंश से थी और पिता भी अलग थे, माता पिता दोनों। पिता जो थे वो तैमूर वंश थे, तैमूर वंशी। ये क्वेश्चन आता है कि इसके जो पिता थे वो कौन से वंश से थे। तो इसके जो पिता थे बाबर के, यानी कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसके पिता उमर शेख मिर्जा एक तैमूर वंशी थे, जबकि इसकी जो माता थी खानूम यानी कुतलू निगार खानूम, ये चंगेज वंशज थी।
ठीक है, चंगेज। अगर कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक, हो सकता है कि उस अभी ना बता पाऊँ, लेकिन बाद में अगली क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ ही गया होगा। पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर वंशी थे, माता कुतलुक निगार खानम ये चंगेज वंश थे, चंगेज वंश से संबंधित थे। ठीक है, अच्छा, जब मात्र 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष और 4 माह, अभी बाबर जो था वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ था, 11-12 साल का ही था, और इसके पिता उमर शेख मिर्जा का देहांत हो गया। ठीक है, जब पिता उमर शेख मिर्जा का देहांत हो गया तो इसके जो पिता थे एक छोटी सी रियासत मैंने अभी बताया उस पर शासन करते थे। तो उसने क्या किया, अपनी जो दादी थी उनके नेतृत्व में उसने अपना राज तिलक करवा लिया। एक चीज और थी इसके अंदर क्वालिटी जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के अंदर, जब भी बहुत छोटा था, मतलब 11-12 वर्ष का ही था, तब तक इसने लगभग 250 लोगों की एक छोटी सी सेना बनाकर पर्सनली तैयार कर ली थी। जैसे आजकल होता है ना क्या कि हमारे 10-15 फ्रेंड होते हैं और कहीं अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो हम फोन करते हैं, कैसा करो आ जाओ, वहां चल रहा है। तो ऐसे ही इसकी एक मंडली बन गई थी 200-250 लोगों की, और छोटी छोटी रियासतें वहां जो होती थी कस्बे टाइप के, उन पर ये इन्हीं के साथ हमला कर देता था और उन्हें जीत लेता था। अगर मैं ये कहूँ कि ये बाबर जो था स्टार्टिंग से ही, जन्म से ही एक अच्छा योद्धा था, तो इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 1 मिनट रुकना, अगर आप चाहें तो इसे उतार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अब स्टार्ट होगा बाबर का असली खेल, तो आप इसे नोट कर लेना, मैं अभी थोड़ी देर में इसे रफ कर रहा हूँ। रफ कर लो, ठीक है। देखिए, मुगल साम्राज्य जो है वो हम जानते हैं 15 एडी से, ठीक है, यानी कि 15वीं शताब्दी से ये प्रारंभ होता है और 18वीं शताब्दी तक चलता है। ठीक है, 18वीं शताब्दी तक ये कंप्लीटली चलता है, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य तक, 19वीं शताब्दी के मध्य तक क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं ना 1857 की जब वो क्रांति होती है, ठीक है, और 1857 के बाद में भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे बाबर के बारे में कि बाबर का जो कैरियर रहा वो कैसे शुरू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे ये मुगल जो थे वो इस्लामी तुर्क मंगोल थे। ठीक है, इस्लामी तुर्क मंगोल थे। अच्छा, इनकी जो भाषा रही स्टार्टिंग से ही वो फारसी रही, साहित्यिक भाषा। ज्यादातर इनकी जो रचनाएं थी 90 से 95% वो फारसी भाषा में हुई। ठीक है, फारसी। लेकिन फिर भी बाबर ने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा, बाबरनामा, ठीक है, वो फारसी में नहीं थी, वो तुर्की में थी। ठीक है, तुर्की भाषा में थी। ठीक है, तो इसको याद रखना कि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा वो फारसी में नहीं लिखी थी, टर्की में लिखी थी, टर्किश में। ठीक है, लेकिन उसके बाद बाकी की जो भी रचनाएं हुई हैं वो ऑलमोस्ट फारसी भाषा में ही रचनाएं हुई हैं। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में कि बाबर ने अपना जो क्रांतिकारी जो रूप था उसको कैसे शुरू किया, कैसे लोगों को दिखाया कि बाबर एक चैंपियन बनने की होड़ में है। टाइम था 1497 का। अभी आप मैं लिख रहा हूं तो समझते रहना और साथ साथ में चाहो तो नोट करते रहना। समय था 1497 ईस्वी का, जब बाबर ने पहली बार समरकंद पर हमला किया और इसको जीत भी लिया। 1497 में बाबर ने समरकंद को जीत लिया और 1498 में इसने एक बार फिर से फरगना पर आक्रमण किया। समरकंद को वो जीत गया था, लेकिन फरगना पर जैसे इसने आक्रमण किया और ये फरगना हार गया। फरगना तो हारा ही, साथ में
समरकंद भी इसके हाथ से निकल गया, क्योंकि जब तक ये इधर से इधर आया तब तक जिससे ये जीता था इसने, उन्होंने इसको अपने वापस कब्जे में ले लिया। तो समरकंद को जीतने के बाद जब उसने फरगना पे हमला किया, ये भी निकल गया इसके हाथ से और ये भी इसके हाथ से निकल गया। लेकिन ये रुका नहीं। 1499 में बच्चा इसने एक बार फिर से फरगना पर हमला किया और इस बार इसने फरगना को जीत लिया। ठीक है, फिर नहीं रुका ये, तो 1500 में इसने फिर से एक बार समरकंद पर हमला किया, समरकंद को भी इसने जीत लिया। तो ये इसकी कुछ स्टार्टिंग ऐसी विक्ट्री छोटी मोटी रही। ठीक है, बाबर को ये एकदम आप उम्मीद इस बात की लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति भारत एक बहुत बड़ा समय एम्पायर था, और अगर उस पर कोई आक्रमण करता तो वो कोई मामूली चीज नहीं था कि उसने बाहर से आया भारत में और उसने आक्रमण कर दिया। नहीं, उसके पीछे की बहुत सारी वजह थी, बहुत सारे उसके ऐसे युद्ध थे, उसकी सफलताएं थी जिसे उसने मोटिवेट किया, और इसी वजह से बाबर ने भारत में आक्रमण किया, क्योंकि उसको इतना मोटिवेटेड था, उसे पता था कि मैं जीत जाऊंगा। और इस जीतने की सबसे बड़ी वजह पता क्या है? वो युद्ध नीति जो आपने सुनी होगी, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए, तो यहाँ तक तो ये इसका सफर रहा 1500 तक का, कि फरगना और समरकंद को इसने एक बार फिर से जीत लिया। अब फरगना समरकंद इसके हाथ में है और इसकी जो छोटी मोटी सेनाएं जो थी वो इसके अंडर थी। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि 1500 में जब वो फरगना को जीतता है, लेकिन उज़्बेक जो थे उन्होंने फिर से इस पे हमला कर दिया, उज़्बेकों ने, और फरगना जो था वो उसके हाथ से निकल गया एक बार 1500 में फिर से। ठीक है, फरगना जब 1500 में निकलता है, इसके बाद ये थोड़े समय तक रेस्ट मारता है, और 1504 में इसने काबुल, कंधार और हेरात, 1504 में एक बार फिर से ये बच्चा काबुल पर आक्रमण करता है। ठीक है, 1504 में काबुल पर आक्रमण करता है, काबुल को ये जीत लेता है। उसके बाद फिर कंधार और उसके बाद हेरात। ठीक है, इन तीनों पे ये बारी बारी से हमला करता है, तीनों को जीत लेता है। अब आप सोचिए कि बाबर के अंदर क्या क्या है? काबुल है, कंधार है, हेरात है, ठीक है, फरगना है, ठीक है, फरगना है, और छोटी मोटी ऐसी तमाम रियासतें जो भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की। तो इसके पास एक धीमे धीमे एक बड़ा सा ग्रुप बनता गया, एक क्षेत्रों का, एक समूह का। और ऐसा नहीं था कि वहां कुछ नहीं मिला, ऐसे बहुत चीजें मिली, और सबसे बड़ी चीज मिली इसे सेना इसे सेना मिली, और एक अंदर से एक मोटिवेशन ऐसे मिला कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। ठीक है, तो 1504 में काबुल, कंधार, हेरात, ये चार में काबुल को जीता था, उसके बाद कंधार और हेरात को उसने जीत लिया। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। चलिए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पंद्रह सौ सात में इसकी जो उपाधि थी, जो इसे इसके पूर्वजों द्वारा मिली थी, मिर्जा। ठीक है, तो 1507 में क्या करता है कि मिर्जा की जो उपाधि थी, और वो मिर्जा की उपाधि ये त्याग देता है और एक नई उपाधि धारण करता है, पातशाह की। ठीक है बच्चा, पातशाह की उपाधि धारण करता है, मिर्जा की उपाधि त्याग देता है। इसको नहीं कहता मुझे नहीं चाहिए, पातशाह चाहिए, क्योंकि अब इसको लगने लगा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, अब चूंकि क्या था कि इसके पास एक बड़ा सैन्य बल इकट्ठा हो गया था, तो इसको मजा नहीं आ रहा था। इसका क्रूर रूप था और एक लुटेरे की तरह ये बिहेव करता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि बाबर जो था वो प्रारंभिक चरण में एक लुटेरा था। ठीक है, और लुटेरा भी कैसा? क्रूर। ठीक है, क्रूर लुटेरा था। जहां ये हमला करने जाता था और वहां की रियासत को जब पता लगता था कि बाबर हमला करने आ रहा है,
तो लोग या तो इसकी शरण में पहुंच जाते थे और या फिर इससे संधि करके कैसे भी करके वो कर लेते थे। ठीक है, 1519 में इसके मन में विचार आया कि यार मजा नहीं आ रहा है ना, क्योंकि जब आदमी बड़ा होने लगता है ना थोड़ा थोड़ा, तो उसकी जो इच्छा शक्ति होती है वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। 1519 का वो टाइम है जब इसके मन में पहली बार ख्याल आया कि क्यों ना भारत में हमला किया जाए, क्योंकि उस समय भारत की जो आर्थिक स्थिति थी ना वो उतनी ज़्यादा खराब तो नहीं थी और खासकर इनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो भारत के चर्चे उस समय हर जगह थे। तो और ये लुटेरा था, आर्थिक संपन्न था भारत, तो उसने मन बनाया कि क्यों ना भारत में हमला किया जाए। और 1519 में इसने पहली बार बहरा पर इसने आक्रमण किया। ये राजस्थान का एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो भारत की सीमा में पहली बार 1519 में बहरा में घुसा था कौन? बाबर। ठीक है, 1519 में। याद करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में बाबर ने पहला आक्रमण कब किया। अगर उसमें ऑप्शन मान लीजिए पानीपत वाला तो वो दे ही देते हैं, ठीक है, अगर बहरा हुआ तो वो गलत हो जाएगा, फिर बहरा सही होगा, क्योंकि बहरा में 1519 में पहली बार बाबर ने आक्रमण किया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि बहरा को उसने आक्रमण किया, बहरा को लूट फूट भाग की और ये तुरंत दबे का वहां से वापस चला गया, क्योंकि इसको पता था कि यहाँ की जो राजा वगैरह हैं, यहाँ की जो रियासतें हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि बाबर यहाँ आया तो हो सकता है कि वो एकजुट होकर इस पर हमला कर दें और ये मारा जाए। तो ये कॉन्फिडेंट नहीं था उतना कि यहाँ रोका जाना चाहिए, और चूंकि ये लुटेरा था तो उसे ज़्यादा रोकना भी नहीं था। बहरा को उसने आक्रमण किया, बहरा को जीत लिया। बहरा के बाद उसने एक बार फिर से प्लानिंग करके आया और अगली बार इसने खुराव और फिर चिनाब, ठीक है, चिनाब, इन दोनों क्षेत्रों पर भी इसने बारी बारी से हमला किया और जीत गया, लूटा, भाग गया। फिर से चुनाव पर हमला किया, चुनाव को इसने लूटा और लूट के दबे पाँव वापस भाग गया। ठीक है, तो ये तो इसका कुछ शुरुआती दौरा था भारत का, लेकिन इसमें इसे कुछ ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इसे एक पॉइंट मिल गया। और वो पॉइंट क्या था? पॉइंट इसका ये था कि ये समझ चुका था कि भारत की जो रियासतें हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये जो राजा हैं, कैसे राज्य करते हैं, इनकी एकता कैसी है, क्या अगर मैं इन पर हमला करूं तो क्या ये एक साथ मिलकर मुझ पर हमला कर सकते हैं। तो ये सारे जो जवाब थे प्रश्नों के, वो इसे मिल चुके थे कि शायद ऐसा नहीं होगा, अगर मैंने हमला किया तो यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता, है ना। इंडिया में ये होता भी है। इधर टाइम आता है बच्चा 1526 का, ठीक है, 1526 का वो टाइम आता है और अब थोड़ा मजा आने वाला है, तो तैयार हो जाइएगा पानीपत के पहले युद्ध के लिए। अगर अब तक कोई किसी को समस्या हो तो मैं रुका हूँ 1 मिनट के लिए, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 1519 में भैरा में बाबर ने पहली बार आक्रमण किया था। ये भैरा राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, और इसके बाद खुराक चुनाव को इसने आया, कुछ समय बाद आक्रमण किया, लूटा और वापस चला गया। ठीक है, 1526 में अब इसको मौका मिलेगा भारत आने का और निमंत्रण भी मिलेगा। कौन देगा निमंत्रण, मैं बताऊंगा अभी। और कैसे ही जीतेगा पानीपत का पहला युद्ध, तो जाना नहीं है कहीं। क्या युद्ध नीतियां थी, उस युद्ध को जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था। ठीक है, आइए 1 मिनट में रुका हूं, अगर किसी को कुछ पूछना है मैं देख रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स करके कमेंट में पूछ सकते हैं। पूछिए, जिसको भी अगर कोई भी डाउट है कहीं पीछे या मन में है कि मुझे ये नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं देख लूँगा। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद समझ में आ गया है सबको। तो चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो हम अभी कोशिश करेंगे फिर से समझाने की। ठीक है, जी 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 बिल्कुल। चलिए, एक नाम सुना होगा आपने, दौलत खान लोधी। ठीक है,
और इब्राहिम लोदी। 1526 का वो टाइम था बच्चा जब इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली की सल्तनत पर राज करता था। कौन? इब्राहिम लोदी। ये अफगान थे, ठीक है, अफगान के, डाउट में नहीं रहना, ये अफगान थे लोदी, ठीक है, दिल्ली की सल्तनत। अच्छा, सल्तनत और सम्राट में अंतर क्या होता है समझा दूं मैं। सम्राज्य वो हिस्सा होता है जहां एक राजा होता है और बाकी के छोटे छोटे हिस्सों में और भी लोग जो होते हैं छोटी छोटी रियासतों में राज्य किया करते हैं। जैसे जब हम मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी रियासतें हैं भारत में जहाँ लोग राज करते हैं, वहाँ के छोटे छोटे राजा, ठीक है, उन रियासतों पे वो राज्य करते हैं, लेकिन अधीनता में किसकी? मुगल की। सल्तनत जब हम पढ़ते हैं तो सल्तनत में ऐसा कुछ नहीं है। सल्तनत में वन वे ऐसा एक कुछ होता है, ठीक है, मतलब सल्तनत का मतलब ये होता है कि वहाँ सिर्फ एक ही क्राउन होता है, या जो पूरी बागडोर होती है वो किसी एक ही व्यक्ति के अंडर होती है। सल्तनत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम नहीं पाते हैं कि ये रियासत थी, वो रियासत थी, नहीं, उसमें कोई रियासत नहीं थी। उसमें केवल अगर जो दिल्ली की गद्दी पर बैठता था पूरे भारत में, या जो भी उतना एरिया था, केवल उसी की चलती थी। लेकिन मुगल साम्राज्य में ऐसा नहीं था। साम्राज्य का मतलब यही होता है कि एक के अंडर और लोग काम करते हैं। जैसे आज की सरकारें जो हैं, प्रधानमंत्री के अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, फिर उनसे डाउनवर्ड होते हैं, फिर उनसे डाउनवर्ड होते हैं, तो इस प्रकार चलता है, ठीक है। खैर, हम यहाँ बात कर रहे हैं इब्राहिम लोदी की। दिल्ली की गद्दी पर ये बंदा बैठा है, ठीक है, ये शासन कर रहा है बहुत अच्छे खासे से। लेकिन तभी दौलत खान लोदी जो था, जो कि लाहौर, दौलत खान लोदी, दौलत खान जो लोदी था, इसको लाहौर की सूबेदारी मिली थी। लाहौर, ठीक है, राइटिंग मेरा थोड़ा डिफिकल्ट है, समझ आना। दौलत खान लोदी जो था, ये इसको लाहौर की सूबेदारी दे रखी थी इब्राहिम लोदी ने, लेकिन ये संतुष्ट नहीं था। ये चाहता था कि जो दिल्ली है, ये पूरी दिल्ली जो है वो इसकी हो जाए, इसका काम तमाम हो जाए और ये दिल्ली इसकी हो जाए। ये दिल्ली अपने मन में ऐसे विचार बनाता था कि मैं क्या करूं ऐसा कि इब्राहिम लोदी भी मारा जाए और जो क्राउन है या जो शासन है वो मुझे मिल जाए, सल्तनत जो है वो मुझे मिल जाए। एक नाम उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था और वो नाम था बाबर का, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाबर उस समय एक फेमस लुटेरा बन चुका था। सबको पता था कि बाबर आता है, बाबर क्रूरता मचाता है, बाबर लूटता है और बाबर भाग जाता है। इसने विचार बनाया दौलत खान लोदी ने कि क्यों ना अगर मैं बाबर को किसी कारण मना के और भारत में उसे बुला लूं, इब्राहिम लोदी तो युद्ध में मारा जाएगा, मैं उसको क्योंकि सपोर्ट कर दूंगा। और बाबर जो है वो लुटेरा था, तो वो सोच रहा था कि बाबर लूटेगा, 10-15 दिन में यहाँ से निकल के चला जाएगा, बाद बाकी जो दिल्ली है वो अपनी है। तो ऐसा उसने प्लान किया और अपना, इसका एक लड़का था, पुत्र इसका दिलवार खां, दिलवार खां, ठीक है, एक और वहां से थे बहलोल लोदी का पुत्र था आलम खां, बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी का पुत्र था आलम खां, आलम खां। तो ये दो महान जो मूर्तियां थी, दिलवार खां और आलम खां, ये गए सीधे काबुल, ठीक है, बाबर के पास। बाबर से ये मिले, बाबर को उन्होंने न्योता दिया, आप भारत में आइए, आक्रमण कीजिए और हम आपको मिलेंगे लाहौर में अपनी विद मिलिट्री, ठीक है, अपनी सेना के साथ। ये उन्होंने आश्वासन दिया कि आप भारत में आक्रमण करने आइए, भारत को लूटिए, वहां बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिलेगा आपको, और सेना की चिंता मत करना, हमारी लाहौर में बहुत सेना है, वो सेना हम आपको देंगे। कहाँ? लाहौर की सीमा पर ही, क्योंकि अब नक्शा ये है ना भारत का, ठीक है, लाहौर इधर पड़ता है, पेशावर पाकिस्तान, ठीक है, पश्चिमी एरिया है, काबुल इधर है, तो बाबर आएगा इधर से। तो बाबर ने सोचा कि ठीक कह रहा है, काबुल से चलेंगे, लाहौर ही पड़ेगा पहले, तो लाहौर में सारी सेना मिलकर हमला कर देंगे दिल्ली में। बाबर तैयार हो गया, क्योंकि बाबर जो था उस समय तक तो उसका बहुत ज्यादा नाम फैल चुका था, और दूसरी चीज
कि उसकी जो इच्छा शक्ति थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी। अच्छा, अब होगा क्या कि उधर बाबर अपनी सेना तैयार करता है और तैयार करके वो लाहौर आ जाता है। लाहौर में उसे ये वहां से मिलते हैं इब्राहिम लोदी, माफ कीजिए इब्राहिम लोदी नहीं, ये जो दूसरे महाशय थे दौलत खान लोदी, ठीक है, दौलत खान लोदी मिलते हैं। दौलत खान अपनी सारी जो सेना है, ठीक है, दौलत खान अपनी जो सेना है वो किसे देते हैं? बाबर को। वो अपनी सारी जो सेना है वो बाबर को देते हैं। इधर इब्राहिम लोदी को ये सूचना मिलती है कि बाबर ने भारत पे आक्रमण किया है, वो भी दिल्ली की गद्दी के विरुद्ध। तो अब इब्राहिम लोदी अपनी सेना तैयार कर रहा है, उधर बाबर और दौलत खान मिलकर अपनी सेनाएं तैयार कर रहे हैं। तो ये युद्ध कैसे होगा, आइए हम जानते हैं बारी बारी से। पानीपत आपने सुना होगा, ठीक है, पानीपत का ये मैदान है जहां बाबर ने, एक मिनट बाबर को मैदान लिखूं ज्यादा मजा आएगा। देखिए 27 अप्रैल की वो डेट है, ठीक है, 27 अप्रैल 1526, ठीक है, ये वो तारीख है जब पानीपत के मैदान में बच्चा दो सेनाएं हैं, ठीक है, एक सेना इधर बाबर की है और दूसरी तब इधर जो सेना है वो इब्राहिम लोदी की है। ठीक है, इधर बाबर की सेना है, इधर इब्राहिम लोदी की सेना है। बाबर की जो सेना थी वो संख्या में बहुत ज्यादा कम थी इब्राहिम लोदी की संख्या की अपेक्षा। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक हम युद्ध नीति पढ़ते हैं, तुलगमा युद्ध नीति, अभी हम थोड़ी देर में क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं जो है आपस आमने सामने युद्ध में होती हैं और युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू होता है और युद्ध बहुत कम समय तक चलता है और बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, बाबर इस युद्ध को जीत जाता है और उसका कब्जा हो जाता है दिल्ली में। ठीक है, बहुत आसान है कि बाबर युद्ध को जीत गया, लेकिन ये ऐसे नहीं जीता था। इसके पीछे की वजह क्या थी वो वजह मैं बताने जा रहा हूं, सुनिएगा। बाबर की सेना में दो प्रसिद्ध तोपची थे, अली यानी कि मोहम्मद अली और मुस्तफा। ये दो प्रसिद्ध तोपची थे, निशानेबाज थे। ये इनका निशाना बड़ा अचूक था कि ये कभी चूकते नहीं थे। कौन? मोहम्मद अली और मुस्तफा। ये जो दो तोपबाज थे, तोपची थे, ये बाबर के साथ आए थे इसी युद्ध में, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, जब ये साथ में आए थे तो सीधी सी बात है कि इसकी सेना को मनोबल जो था सेना का वो और ज्यादा हाई था, और उसका कारण था कि इनकी एक युद्ध नीति थी तुलगमा। ठीक है, इनकी एक युद्ध नीति थी तुलगमा युद्ध नीति, और इसी युद्ध नीति से इन्होंने इस पूरे युद्ध को जीता था। ये युद्ध नीति क्या थी, तुलगमा युद्ध नीति, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, दिख रहा, सही दिख रहा है? देखिए, तुलगमा जो युद्ध नीति है, बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि इसके बारे में आपको गूगल पे भी शायद मिल जाए, क्योंकि मैंने खुद सर्च किया है, नहीं मिलता। जब आप बहुत सारी बुकें पढ़ेंगे तो कहीं आपको मिल जाए, हर बुक में नहीं मिलेगा, और खासकर गूगल पे तो मिलेगा ही नहीं, वरना देख लेना, अब मेरा विश्वास है। ठीक है, चलिए हम तुलगमा युद्ध नीति के बारे में जानेंगे कि आखिर ये तुलगमा नीति है क्या। ठीक है, तुलगमा युद्ध नीति। तो आज इस नीति के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे पूछा, पर्सनली फोन करके भी पूछा कि भैया ये युद्ध नीति बता दीजिए क्या है। तो वैसे तो मैं उनको बता चुका हूँ फोन पे, लेकिन आज मौका है तो सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये युद्ध नीति क्या है। देखिए, बाबर क्या था, बाबर नहीं, मतलब इस नीति के अंदर क्या था। मान लीजिए ये पूरा युद्ध मैदान है, युद्ध क्षेत्र है, ठीक है, ये युद्ध का मैदान आधे आधे हिस्सों में बट गया। मान लीजिए इधर किसी की सेना है, मान लो इधर लोदी की सेना थी, ठीक है, इधर लोदी की सेना थी और इधर सेना है बाबर की।
अब ये युद्ध नीति क्या कहती है भैया, ये युद्ध नीति ये कहती है, तुलगमा युद्ध नीति, ये युद्ध नीति कहती है कि आप सबसे पहले जमीन में गड्ढे कीजिए। यहां इन्होंने गड्ढे किए जमीन में, ठीक है, इन गड्ढों में ये तोप रख दी, ठीक है, इनकी जो तोपें थी इन गड्ढों में इन्होंने अपनी तोपों को छुपा दिया, ठीक है, तोपें नहीं दिख रही है दूर से, ठीक है, केवल जो तोपची है वही इन गड्ढों के अंदर जाएंगे, ठीक है, बाकी के एकदम पूरा कवर कर दिया एरिया। अच्छा, तोपें जिन पर रख के आती थी उन्हें उस टाइम जैसे आज जो बैलगाड़ी होती है ना, उस टाइम भी वही थे कुछ उसी प्रकार के। तो उन जो गाड़ियां थी बैलगाड़ियां या जिस पर तोपें रख के आती थी उनको ये लोग इधर खड़ी करते थे, ठीक है, और इधर ऐसे लगाते थे, ऐसे इतनी ही जगह छोड़ते थे जितने में तोप का गोला निकल के सामने चला जाए। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी था कि सामने वाले को दिखता ही नहीं था कि पीछे वाले की सेना है कितनी। अब यहाँ चूंकि गड्ढे हैं, गड्ढों में तोपें हैं, तो तोपें तो किसी को दिखाई नहीं दे रही कि यहाँ तोपें हैं भी या नहीं है। दूसरा, यहाँ बैलगाड़ी खड़ी है, ठीक है, केवल उतनी ही जगह ये छोड़ते थे जितनी की तोप का गोला निकल जाए, और इन बैलगाड़ियों को ये मजबूत रस्सी से बांधते थे ताकि डिसबैलेंस ना हो, या जब उधर से कोई हमला करे तो इतनी आसानी से तोपों पर कोई चोट ना पहुंचे या सेना को चोट ना पहुंचे, ठीक है। यहाँ पहली जो लाइन होती थी इसमें जो धनुष बाण वाले जो सेना होती थी वो यहाँ सेना होती थी कि जो तीर कमान है ना, तो तीर कमान लोग चलाते थे इसकी सेना में बाबर की, वो पहली स्लेट में पहली लाइन में यहाँ खड़े होते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ बाबर खड़ा होता था, बाएं दाएं और पीछे सारी सेना इसके पीछे होती थी। इसके जो बहुत ज्यादा मोस्ट हैवी कमांडर होते थे, अच्छे कमांडर होते थे इसकी सेना में, वो इसके एक दाएं और एक कमांडर इसके बाएं होता था, और कमांडर की अपनी एक मजबूत टुकड़ी के साथ होता था, जैसे आजकल हम एसटीएफ वगैरह पढ़ते हैं, वो सॉरी कमांडो एनएसजी कमांडो वगैरह होते हैं, तो उस टाइप से, यानी कि बाबर बीच में होता था, आधे कमांडोज इसके इधर होते थे, आधे कमांडोज इसके इधर होते थे, और कमांडोज के साथ भी एक मुख्य कमांडो होता था, ठीक है, बाकी की जो सेना रहती थी वो पीछे होती थी। अब सुनिएगा इस युद्ध नीति में क्या मजा है। ये जो सेना होती थी ये सेना का कुछ हिस्सा, इतना आधा से थोड़ा कम, यानी कि 30% जो सेना का हिस्सा होता था वो क्या करता था कि इधर से तो मान लो ये सब कवर्ड है, इनको कुछ नहीं दिख रहा, लोधी साहब को कुछ नहीं दिख रहा, इनको ऐसा लग रहा कि यहाँ कोई आया ही नहीं है, शायद 10-20-50 लोग होंगे, मुझे लग रहा है इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ उन्होंने सब कुछ कवर्ड करके रखा है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। इतने में कि दिखाई नहीं दे रहा है, ये मौके पे चौका मारता था बंदा, और ये क्या करता था कि सेना जो थी उसका लगभग 20% 30% हिस्सा इधर जाता था, ऐसे इधर जाता था ऐसे, समझे, और ये बहुत दूर घूम के आता था ऐसे यू इधर से, ये हिस्सा जाता था सेना को जैसा ऐसे आता था यू, और ये यहाँ छुप जाते थे, ठीक है, छुप जाते थे। इनका संकेत था कि तोप का पहला गोला जैसे ही छूटेगा आप पीछे से जाके हमला करेंगे, पीछे से यहां से हमला करेंगे, क्योंकि यहाँ तो डूबते हैं, ये यहाँ छुपे हुए बैठे हैं, ठीक है, कुछ सेना के कुछ हिस्से, तो ये जो सेना जाती थी अच्छी वाली जाती थी, मतलब इनके जो अच्छे कमांडर थे वो जाते थे, तो इनका संकेत था कि तोप का पहला गोला छूटेगा आप जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये थी हमारी तुलगमा युद्ध नीति कि तोप खानों को वो छुपा देता था गड्ढों में, तोपों को गड्ढों में छुपा देता था, पीछे एक कतार बनाता था, और ये निशानेबाज होते थे, ये निशाना लगाते थे सीधा, जगह उतनी ही छोड़ता था जितने में चला जाए तीर कमान या गोला, उस हिसाब से सेट किया जाता था। तो ये थी इसकी युद्ध नीति। बीच में बाबर रहता था, दाएं और बाएं इसके कमांडर रहते थे, कमांडर में इसके बाकी कमांडोस मतलब जो सेना के उसमें सेनापति थे वो रहते थे, और पीछे इसकी सेना रहती थी। तो ये थी तुलगमा युद्ध नीति जिसकी वजह से इसने हमेशा युद्ध को जीता। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं? क्वेश्चन ये बनते हैं कि भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल कब हुआ? इसको मैं मिटा दूं, चलो मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में तोपों का इस्तेमाल पहली बार कब हुआ? तो ठीक है,
मतलब इस युद्ध के फैक्ट क्या थे? तो पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ था पानीपत के पहले युद्ध में भारत में। इससे पहले तोपें कोई नहीं जानता था भारत में कि कैसे चलती हैं, क्या मजे आते हैं, ठीक है। और पानीपत के पहले युद्ध में जब तोपें चली तो सबको मजे आए, ठीक है। तो फाइनली ये युद्ध जो था बाबर ने इस प्रकार जीता था, ठीक है, तुलगमा युद्ध नीति से, ठीक है। अगर आपको कोई भी लगता है कि समझ में कुछ भी नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आप लिखिए और सर जो भी है कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये युद्ध तो जीत लेता है, ठीक है, युद्ध जीत लेता है और स्वयं को घोषित करता है बादशाह, ठीक है बच्चा। स्वयं को ये बादशाह घोषित करता है। इसने एक उपाधि भी धारण की और उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था बच्चा कलंदर, ठीक है, कलंदर, ठीक है। ये कलंदर की उपाधि इसने क्यों धारण की? कलंदर की उपाधि इसने इसलिए धारण की कि जब युद्ध खत्म हुआ तो उसने अपनी सेना के प्रत्येक सदस्य को एक एक चांदी का सिक्का भेंट में दिया, दान में नहीं दिया। दान अलग चीज होती है, भेंट अलग चीज होती है। भेंट में दिया युद्ध जीतने की खुशी में। तो इसने कलंदर की उपाधि धारण की युद्ध को जीतने के बाद में, और बादशाह की उपाधि धारण की इस युद्ध को जीतने के बाद में। और इस तरह बाबर जो था वो भारत का पहला बादशाह बन गया, ठीक है। तो ये तो हमारी बाबर की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे। इसी टाइम में बाबर अपनी पुस्तक लिखता है बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा लिखता है और ये फारसी में नहीं लिखता है, ये टर्की में लिखता है, टर्की लैंग्वेज, क्योंकि ये अभी आया आया होता है, ठीक है। इस पुस्तक में बहुत ये जो जैसे अभी हमने बताया कि तुलगमा युद्ध नीति, ठीक है, और कलंदर की उपाधि, तो ये सारी चीजें इसी बुक में मिलती हैं। यही बताती है कि बाबर ने वो युद्ध जीता कैसे था, ठीक है। हमने जो बताया मुझे लगता है कि शायद अभी थोड़ी बहुत और कमी रह गई, क्योंकि वो युद्ध इतना आसान नहीं था बताना। आप समझ सकते हैं कि किसी भारत के राजा को हराना इतना आसान नहीं था, जैसे कि 4 वर्डों में कह दिया कि ठीक है बाबर आया और उसने आक्रमण किया और वो जीत गया, नहीं, ठीक है। तो बाबरनामा जो ये बुक थी, ठीक है, ये इसने स्वयं लिखी थी और इसी बुक से हमें बहुत सारी जानकारियां जो है वो मिलती हैं। इस बुक में एक ये महत्वपूर्ण फैक्ट बताता है और कहता है कि दक्षिण भारत का एक राजा था, राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, ये कहता है कि राजा कृष्णदेव राय जो था, जब बाबर भारत में आया था उस समय कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली राजा था। यानी कि एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बाबर ने अपने समकालीन सबसे शक्तिशाली राजा किसे माना है? तो कृष्णदेव राय को माना है बाबर। अब क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किसने किया था युद्ध में? बाबर ने। सबसे पहले मुगल साम्राज्य में बादशाह की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने। कलंदर की उपाधि किसने धारण की? बाबर ने। बाबरनामा किसने लिखी? बाबर ने, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उसका आंसर जो है वो जरूर देंगे, ठीक है। अब हम आगे के युद्धों में जाते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत सारे युद्ध इसको करने हैं, ठीक है, 3-4 युद्ध करने हैं। और आप लोग कह रहे हैं ट्रिक, ट्रिक पता क्या है? मैं ट्रिक पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं, लेकिन अगर तुम्हें ट्रिक सुनना है तो सुनो। एक ट्रिक है इसकी, अभी मैं याद करा दूंगा। ये जो इसको युद्ध है ना बाबर के, वो याद करा दूंगा कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। तो अभी तो इसने केवल पानी पिया है, अभी इसको खाना खिलाएंगे, चांद दिखाएंगे, फिर इसको घर दे देंगे, फिर इसको मारेंगे। चलिए आते हैं, ठीक है। तो इतना तो मुझे लगता है कंप्लीट हो गया होगा। अब दूसरा युद्ध है बच्चा खानवा का युद्ध। अब बहुत जल्दी हम अभी थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं, ठीक है। खानवा का युद्ध, अरे खुल जा, ठीक है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध क्यों हुआ? इसकी सबसे बड़ी विशेष वजह ये थी कि जो राणा सांगा था मेवात का, राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा था, ये कहां का था? मेवात।
ठीक है। इसने वादा किया था बाबर से कि जब आप युद्ध लड़ेंगे तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब युद्ध हुआ तो राणा सांगा का वहां कोई अता पता नहीं था और बाबर इस बात से नाराज था। जब पानीपत का पहला युद्ध बाबर जीता, उसने स्वयं को बादशाह घोषित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो सबसे पहले उसने कहा कि अब राणा सांगा को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है। और राणा सांगा पर उसने क्या किया, अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक किया और अटैक में राणा जो सांगा था ये हार जाता है। बाबर जो है, बाबर बाबर इसमें इस युद्ध को जीत लेता है। ये तो घटनाक्रम कुछ ऐसा था, ठीक है, कि बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया। लेकिन इसी युद्ध में, यानी कि खानवा के ही युद्ध में, बाबर ने जिहाद की घोषणा की। जिहाद जिसे आप पढ़ते हैं ना, जिहाद की घोषणा की और इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी की उपाधि, क्योंकि अभी उपाधियों का क्रम स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो गाजी की उपाधि धारण करता है खानवा के युद्ध में और जिहाद की घोषणा करता है। जिहाद इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो ये होता है खानवा के युद्ध, को ज्यादा है नहीं। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है, नोट कीजिएगा, तीसरे नंबर पर जो युद्ध है वो आता है चंदेरी का युद्ध। ये जो खानवा का था वो 1527 में हुआ था। ठीक है, हाँ, चलिए, चंदेरी चंदेरी का युद्ध है बच्चा। ठीक है, और ये युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। कुछ नाराजगी के पल थे बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, 1528 में ये युद्ध होता है और इस युद्ध में भी बाबर जो है जीतता है और मेदिनी राय जो है वो हार जाता है। बात जो थी इंपोर्टेंट वो ये नहीं थी कि चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय हार गया। फैक्ट ये है कि इस युद्ध में एक बहुत बड़ा नरसंहार हुआ और जो मेदिनी राय की जो सेना थी, जो कि पुरुष सेना थी, तो वो मारी गई। तो अब जो स्त्रियां थी, क्योंकि ये जो मेदिनी राय थी ये राजपूती रजवाड़ों से थे, राजपूती रजवाड़ों से, तो इनकी स्त्रियों ने जौहर कर लिया। ये सबसे बड़ी बात थी। तो इस युद्ध में पहली बार भारत में एक बड़ी संख्या में क्या देखने को मिला, जौहर। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, मजे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या में चंदेरी के युद्ध के बाद हमें जौहर देखने को मिला। राजपूती जो महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया और ऐसा माना जाता है कि वो लोग आज भी इसका मतलब इस चीज को पूछते हैं। वहाँ के जो लोग हैं लोकल के, वो इस जौहर को आज आज भी सही मानते हैं और पूछते हैं। ठीक है, तो ये चंदेरी का युद्ध था और पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, अब घर भेज रहे हैं बाबर को। ठीक है, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और एक और युद्ध है बाबर का, घाघरा का युद्ध 1529 में। घाघरा, ठीक है, घाघरा का युद्ध है और ये 1529 में है। ठीक है, घाघरा का युद्ध है 1529 में, ये होगा बाबर। और ये युद्ध जो है वो पानीपत के युद्ध की कुछ झलकियां दिखाता है, क्योंकि इस युद्ध में फिर से काफी संख्या में तोपों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये युद्ध भी बाबर जीत जाता है। ठीक है, बाबर बैक टू बैक सारे जो बैटल है वो जीतता है, कोई भी युद्ध हारा नहीं बाबर भारत में आके। अगर कभी बाबर के बारे में पूछा जाए कि इनमें से, निम्नलिखित में से बाबर कौन सा युद्ध जीता, तो अगर वो युद्ध आपको याद है तो बाबर कोई युद्ध हारा ही नहीं, टिक कर दो, जीता जीता। ठीक है, चलिए, तो हम घाघरा के युद्ध के बारे में बात करेंगे कि घाघरा के युद्ध क्या है। तो बंगाल और बिहार की जो संयुक्त सेनाएं, ठीक है, इसके बीच ये युद्ध था और इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी ने क्या किया, बंगाल और बिहार पर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है, बंगाल बिहार पर जब उसने कब्जा कर लिया महमूद लोदी ने, इब्राहिम लोदी का ये भाई था, बाबर को ये सूचना मिलती है तो बाबर अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है कि बाबर नहीं गया इस युद्ध को लड़ने के लिए, उसने अपने बेटे अस्करी को भेजा।
उसने अपने बेटे अस्करी को भेजा इस युद्ध में बंगाल बिहार की यानी कि घाघरा के युद्ध में लड़ने के लिए। अस्करी गया था। अस्करी जब निकल गया युद्ध लड़ने के लिए, बाबर के मन में चिंता हुई, एक संकोच हुआ कि यार मैंने 3-4 युद्ध लड़ा और ये जीता, बहुत मुश्किल से मुझे भारत का ये साम्राज्य मिला है। ठीक है, अगर अस्करी युद्ध में हार जाता है घाघरा के युद्ध में, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ उल्टा हो जाए। ठीक है, तो इसी चक्कर में अच्छा ये युद्ध हुआ क्या, उसकी भी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो महमूद लोदी था, इब्राहिम लोदी का भाई, ये तब से देख रहा था जब से बाबर भारत में आया था। पानीपत के पहले उससे ये देख रहा था कि बाबर भाई साहब आज आए, लूटपाट मचाएंगे, चले जाएंगे। बाबर नहीं गया। खानवा का एक हुआ, सोचा आपको चला ही जाएगा इस युद्ध को लड़ने के बाद में, हो सकता मारा भी जाए, लेकिन तब भी नहीं गया। चंदेरी का युद्ध हुआ, वो इंतजार करता रहा कि बाबर अब चला जाएगा, बाबर फिर भी नहीं गया। वो सोचने लगा हो सकता बाबर ईद करके चला जाए, बाबर नहीं गया। जुमा करके चला जाए, बाबर नहीं गया। ऐसे टाइम बीतता गया, तो उसको लगा यार महीनों बीत गए तो जा ही नहीं रहा है, तो उसने कहा कि इसको कुछ किया जाए इसके साथ, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ों का परिणाम था घाघरा का युद्ध। ठीक है, और अस्करी को बाबर ने भेज दिया इस युद्ध में घाघरा के। उसके मन में शंका पैदा हुई कि अगर अस्करी हार गया तो कहीं ऐसा ना हो सब कुछ तहस नहस खत्म हो जाए। तो क्या किया बाबर ने, पीछे पीछे उसने अपनी फिर से सेना तैयार की, बची हुई सेना, और बाबर भी इस युद्ध में पहुंच गया। और फाइनली घाघरा के युद्ध को बाबर और हिंदा ने संयुक्त रूप से मिलकर लड़ा, बाप बेटे ने। ठीक है, इसका बेटा था, तो दोनों ने इस युद्ध को लड़ा, घाघरा के युद्ध को, और इस युद्ध को जीत लिया। ये अस्करी इसका बेटा है और ये सबसे छोटा बेटा है। बाबर के 4 बेटे थे, सुन लो कौन कौन से थे। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध मुझे लगता है कंप्लीट हो गया। देखिए बाबर जो था उसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और सबसे छोटा था हिंदा। ठीक है, ये 4 बेटे थे। हुमायूं को इसने एक बार बाबर ने वहीं बदख्शां, ठीक है, बदख्शां की सुबेदारी दी थी शायद 1519 में आई थिंक। ठीक है, और कामरान को काबुल, यानी कि जब भारत में इन लोगों ने आक्रमण किया था उससे पहले हुमायूं जो था वो बदख्शां का सूबेदार था और कामरान जो था वो काबुल का सूबेदार था। ठीक है, कामरान था जो ऐसा माना जाता है कि बहुत मल्टी टैलेंटेड पढ़ा लिखा व्यक्ति था कामरान, हुमायूं से योग्य था, क्योंकि हुमायूं बड़ा था इसलिए उसको राजपाट मिला। ठीक है, तो ये तो अब तक के कुछ प्रमुख फैक्ट हो गए हैं मुगल एम्पायर के बारे में। कोई समस्या है तो आप पूछिएगा। ठीक है, चलिए, तो देखिए घाघरा के युद्ध के बाद में कुछ समय बीतता है और बाबर जो होता है उसकी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि साधारण में, क्योंकि किसी युद्ध में उसकी मौत नहीं होती है, अचानक से उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और 26 दिसंबर 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। ठीक है, जब बाबर की डेथ होती है तो सबसे पहले इसको आगरा में आरामबाग का आपने सुना होगा। ठीक है, तो आगरा में आरामबाग, ये कहाँ पड़ता है बच्चा, ये आगरा में पड़ता है। आरामबाग में इसको दफनाया गया। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद इसको आगरा से ट्रांसफर कर दिया गया और आगरा से ट्रांसफर करके इसकी जो कब्र है वो काबुल में बनवा दी गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर की भारत में जो कब्र है वो कहाँ है, तो आरामबाग में है, आगरा में, लेकिन मोस्टली काबुल ही आता है। लेकिन मान लो काबुल ऑप्शन में नहीं हुआ तो ऑप्शन में आगरा जरूर होगा, आरामबाग नहीं तो आगरा। ठीक है, तो ये अब तक की कुछ बाबर से संबंधित थी। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक शैली आपने सुनी होगी मुवैयान पर जो शैली थी उसका जो निर्माण था वो बाबर ने किया था।
मुवैयान पद शैली। और आप तो टैलेंटेड हो ही खैर, ठीक है। तो मेरे मन में आज दो क्वेश्चन थे, एक तो हमारी वो युद्ध नीति थी दुर्गम, और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था मुवैयान पद शैली का। तो आप टैलेंटेड हो तो ऐसा करो, इसको हमें बता दो कमेंट बॉक्स में कि ये है क्या मुवैयान पद शैली। मन करे तो गूगल से भी पूछ लेना, या ज़्यादा मन करे तो कोई बुक देख लेना क्या है मुवैयान पद शैली। बाकी मैं तो बताऊंगा ही, है ना, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि मुवैयान जो पद शैली थी, हाँ बाबर ने स्टार्ट की थी ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाबर ने इसकी शुरुआत की थी मुवैयान पद शैली की, लेकिन ये थी क्या वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाबर की एक आत्मकथा थी, हमने बताया बाबरनामा, ठीक है। तो अब्दुल रहीम जो थे तुजुके बाबरी, तुजुके बाबरी, तो अब्दुल जो रहीम थे, ठीक है, अब्दुल रहीम ने इसको चेंज किया, इसका अनुवाद किया फारसी में, ठीक है, किसमें, फारसी में, किसका, इसी का, क्योंकि ये पहले किस में थी, ये टर्किश में थी, ठीक है, तुर्की भाषा में थी तुजुके बाबरी, लेकिन अब्दुल रहीम ने इसको चेंज किया फारसी भाषा में, अनुवाद करके इसको फारसी में लिख दिया, ठीक है। तो ये बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, मुझे लगता है कि शायद अब कुछ न छूटा होगा, ठीक है। बाकी आप लोग अगर लगता है कि कहीं छूट गया है बाबर से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट तथ्य, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, आप अपना क्वेश्चन जो है उसको टाइप कीजिए, मैं देख रहा हूँ। कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की हो आप तुरंत पूछ सकते हैं बिना संकोच किए, ठीक है, बिना संकोच किए आप पूछेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है बताने में, ठीक है। बाकी का मुझे लगता है